हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका एक वीडियो पहले हम बना चुके हैं जिसके अंदर हमने 10 क्वेश्चन के साथ डील किया था। सारे के सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन थे और पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन थे और फ्रिक्वेंटली जो एग्जाम के अंदर आते रहते हैं वो वाले क्वेश्चन थे। आई होप आपने देखा होगा और आपने ये इवेलुएट भी किया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसके अंदर और कौन सा टॉपिक आपका वीक रहा है, उसको आप अच्छे से डील कर रहे होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो है कि कपर सेल्स कहाँ पर पाई जाती हैं। द कपर सेल्स आर फाउंड इन। कपर सेल्स क्या होती हैं? ये होती हैं लीवर के अंदर, जो कि लीवर के अंदर वेस्टेज प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करने के लिए काम में ली जाती हैं। ये सेल्स क्या होती हैं? वेस्टेज प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। वैसे ही लंग्स के अंदर होती हैं डस्टर सेल। होती वही सेल है लेकिन उसको अलग नाम दिया जाता है, वहाँ पर डस्टर सेल नाम में लिया जाता है। डस्टर सेल जो होती हैं ये भी वेस्टेज को रिमूव करने के काम में आती हैं, लेकिन ये किसमें होती हैं? ये लंग्स के अंदर होती हैं। लीवर के अंदर होती हैं, उनको कपर सेल्स कहा जाता है। तो कपर सेल्स किसके अंदर पाई जाती हैं? लीवर के अंदर पाई जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब कि वो वाला ऑप्शन चूज करना है जो कि रॉन्ग है। रॉन्ग स्टेटमेंट अपने को चूज करना है। एवी नोड इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ हार्ट। नो नो नो, हार्ट को पेस मेकर बोला जाता है क्योंकि वो अपना सारा का सारा काम खुद करता है, बाहर से उसको स्टिमुलस नहीं दिया जाता है, इसलिए उसको पेस मेकर बोला जाता है, ना कि एवी नोड को पेस मेकर बोला जाता है। अगला जो स्टेटमेंट है वो है द ह्यूमन हार्ट बीट इज मायोजेनिक। बिल्कुल, ह्यूमन हार्ट जो होता है मायोजेनिक होता है क्योंकि ये पेशियों से मिलकर बना होता है, मसल से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए इसको मायोजेनिक भी कहा जाता है। द ट्राइकस्पिड वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन द आर्टरीज एंड राइट वेंट्रिकल। राइट आर्टरीज एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है ट्राइकस्पिड वॉल। ये बिल्कुल सही बात बोली है इसने। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरीज के बीच में जो वॉल पाया जाता है उसको बाइस्पिड वॉल कहा जाता है और जो राइट के अंदर पाया जाता है उसको ट्राइस्पिड वॉल कहा जाता है। ये बिल्कुल बात सत्य है, सही बात बोली है। लिम्फ इज रिच इन WBC। लिम्फ के अंदर WBC की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। जो ऑप्शन फर्स्ट है वो भी गलत है और अपना को क्या करना है? नोट करेक्ट मतलब कि रॉन्ग आंसर को चूज करना है। इसका मतलब फर्स्ट आंसर जो है वही अपना आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर अपने लिए। ठीक है, अगली तरफ बढ़ते हैं। द लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल्स इज फाउंड ऑफ। जो बोमन कैप्सूल होती है इसकी लेयर किसकी बनी हुई होती है? आप देखिए, ये बोमन कैप्सूल होता है, ये बोमन कैप्सूल होता है। यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है और उसको यहाँ से जाना है, इसके अंदर उसको फिल्ट्रेट होना है, यहाँ से फिल्ट्रेट होना है, मतलब उसका डिफ्यूजन होना है। डिफ्यूजन होना है तो डिफ्यूजन के लिए यहाँ पर कौन, इसकी ये जो लेयर है इसके अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाना चाहिए? कौन सा? स्क्वायमस एपिथेलियम। कौन सा पाया जाना चाहिए? स्क्वायमस एपिथेलियम। स्क्वायमस एपिथेलियम का काम ही होता है क्या? वो काम होता है डिफ्यूजन करवाना। ठीक है, डिफ्यूजन करवाने का काम कौन करता है? स्क्वायमस एपिथेलियम पाया जाता है। तो बोमन कैप्सूल के अंदर स्क्वायमस एपिथेलियम ही पाया जाता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता रहता है कि सिलेक्टेड एपिथेलियम जो होती है वो कहाँ से पाई जाती है। तो इसके अंदर दो आपको याद रखना है, एक है कि फैलोपियन ट्यूब और दूसरा होता है ट्रेकिया। इन दोनों के अंदर ही सिलेटेड एपिथेलियम पाया जाता है। कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है? सिलेटेड एपिथेलियम दो जगह पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब एंड ट्रेकिया के अंदर सिलेटेड एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यूस्टिचियन ट्यूब इज कनेक्ट। यूस्टिचियन ट्यूब क्या होती है? ये यूस्टिचियन ट्यूब जो होती है ये मिडल ईयर के अंदर होती है, मिडल ईयर से, और ये यहाँ पर इसोफेगस नेज़ोइसोफेगस को कनेक्ट करती है। और ये क्या काम आती है? प्रेशर ग्रेडियंट को बनाए रखने का काम करती है। क्या काम करती है? प्रेशर ग्रेडियंट को बनाए रखने का काम करती है। यहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर उनको एक लेवल पर मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, ये यूस्टिचियन ट्यूब होती है जो कि मिडल ईयर टू, देखो कहाँ पर, मिडल ईयर टू इसोफेगस को कनेक्ट करती है। इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपन। अगला क्वेश्चन जो है जो क्या कहता है कि द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। इजेक्शन देखो, मिल्क प्रोडक्शन के लिए अगर मिल्क का प्रोडक्शन करवाना होता तो वहाँ पर कौन सा हार्मोन काम आता है? प्रोडक्टिन। प्रोडक्टिन हार्मोन जो होता है मिल्क के प्रोडक्शन के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? ये इजेक्शन की बात कर रहा है कि जो प्रोडक्शन मतलब पहले प्रोडक्शन हो चुका है मिल्क का, अब उसको इजेक्ट करवाना है मेमरी ग्लैंड से, मेमरी ग्लैंड से उसका इजेक्ट करवाना है। तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो ये होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है ये मिल्क के इजेक्शन के लिए काम में लिया जाता है। ये मिल्क का इजेक्शन करवाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो ये ओवेरियन हार्मोन होते हैं। ठीक है, ये बात। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है शुक्राणु को दक्षता कहाँ प्राप्त होती है? स्पर्म अकर इन कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म इज अकर इन। कहाँ पर होती है? क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर होती है? जी। वास डिफरेंस के अंदर होती है? नहीं। वास डिफरेंस के अंदर होती है? एपिडाइडर्मिस के अंदर होती है? नहीं नहीं नहीं, ये किसके अंदर होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर होती है। देखो, जब यहाँ पर फीमेल ये मेल गैमेट बनता है
जब मेल गैमेट मतलब कि स्पर्म बनता है उस टाइम क्या होता है कि उसको डीकैपेसिटेशन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? डीकैपेसिटेशन कर दिया जाता है। उसके पास एनर्जी होती है, वो अगर उसके पास एनर्जी होती है तो वो एनर्जी से वो क्या करता है? मूव करता रहता है। अगर मेल के अंदर ही वो मूव करता रहेगा तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर फिर वो बाद में एनर्जी नहीं रहेगी फीमेल पार्ट में तो फिर वो मूव नहीं कर पाएगा और ओवम तक नहीं रीच कर पाएगा। इसलिए वहां पर उसको डीकैपेसिटेशन करा दिया जाता है। कहां पर? एपिडिडाइमस के अंदर, वह डिफरेंस के अंदर। यहाँ पर मेल पार्ट के अंदर क्या करवा दिया जाता है? उसका डीकैपेसिटेशन करवा दिया जाता है। और फिर जैसे ही स्पर्म फीमेल पार्ट के अंदर जाता है, यूट्रस के अंदर जाता है, तो वहां पर उसको कैपेसिटेशन करवा दिया जाता है। क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जैसे ही स्पर्म जाता है तो उसका कैपेसिटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो वापस से मूव करने लग जाता है, वापस से अपनी एटीपी को यूज करता है और मूव करता है और ओवम से जाके अटैच हो जाता है। तो इसका जो कैपेसिटेशन होता है वो कहाँ पर होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नेम द प्रोड्यूसर द विच इज द फॉर्म इन द लेबोरेटरी इन विच ए सिंगल स्पर्म इज डायरेक्टली। देखो, प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की वह कौन सी विधि है जिसमें एक शुक्राणु के सीधे अंडज में प्रवेश करवाया जाता है? जो ओवम है उसको, स्पर्म को सीधे अंडज के अंदर क्या करवाया जाता है? ओवम के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। वो कौन सी विधि है? का देखो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और दोनों ऑप्शन सेम है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर क्या कराया जाता है कि जो स्पर्म जो होता है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर उसको आर्टिफिशियली क्या कराया जाता है? ट्रांसफर कराया जाता है, आर्टिफिशियल ट्रांसफर कराया जाता है। तो वो क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है। ठीक है। और अगला क्या कहता है कि अगला ऑप्शन है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये बिल्कुल सही है। देखो, ये ओवम होता है, इसका ये जो पार्ट होता है ये न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है, और ये बाकी वाला जो पार्ट होता है ये होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर अब इसको ले जाकर इसको बाहर निकाला जाता है, इसको बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ से फीमेल के अंदर से ओवम को बाहर निकाल लिया जाता है और स्पर्म को बाहर निकाल लिया जाता है मेल के अंदर से। ठीक है, मेल के अंदर से स्पर्म को बाहर निकाल लिया जाता है। अब इन दोनों को किसमें इजेक्ट करवाया जाता है? स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर इजेक्ट करवाया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन कहा जाता है। और जब यही स्पर्म जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर इजेक्ट करवाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, आपको ये चारों ऑप्शन समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी माइक्रो स्पोर टेट्राड आर डेवलप फ्रॉम 4 सेल्स ऑफ स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। कितनी सेल्स बनती हैं? स्पोरोजेनेसिस उत्तक की 4 कोशिकाओं से कितने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं? कितने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं? ठीक है, देखो, चार सेल बनती हैं। कितनी सेल बनती हैं? 4 सेल बनती हैं जो कि हैप्लोइड होती हैं। चारों सेल क्या होती हैं? हैप्लोइड होती हैं। ये एक सेल से कितनी बनती हैं? 4 बनती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 सेल है और 4 सेल से कितनी बनेंगी? 16 सेल बनेगी। 16 सेल बनेंगी। कितनी बनेगी? सेल बनेंगी 16। तो और एक सेल और एक टेट्राड के अंदर जब एक टेट्राड होता है ना, एक टेट्राड, इसके अंदर कितने सेल को इंक्लूड करते हैं? हम 4 को इंक्लूड करते हैं। तो इस हिसाब से कितने ये जो अपने टेट्राड है, टेट्राड तो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। और जो सेल की बात करेंगे तो सेल कितने बनेंगे? 16 सेल। 16 सेल बनेंगी और 4 टेट्राड बनेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? टेट्राड पूछ रहा है। टेट्राड कितने बनेंगे? तो 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे। इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि एक वेल डेवलप्ड माइक्रोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक इज, एक पूर्ण विकसित माइक्रोस्पोरिक भ्रूणकोश होता है 8 सेल 7 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या होता है? 8 सेल 7 न्यूक्लियोटाइड। ये क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। AIPMT के अंदर भी पूछा गया था, RPMT के अंदर, फिर नीट के अंदर भी ये बार बार पूछा जाता रहता है। एम्स जो पहले लगती थी वो भी, उसके अंदर भी ये बहुत बार पूछा गया है। और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि 8 सेल 7 न्यूक्लियोटाइड जो माइक्रोस्कोपिक भ्रूणकोश होता है उसके अंदर ये होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एम्नियोस्पोर फ्लावर। जो फ्लावर पोलिनेशन करते हैं किसके द्वारा? एयर के द्वारा पोलिनेशन करते हैं, उनमें से इसका कौन सा कैरेक्टर मैच नहीं करता है? देखो, पोलन ग्रेन हल्के होने चाहिए, बिल्कुल हल्के होने चाहिए, तभी तो वो हवा में उड़कर जाएंगे, क्योंकि वो हल्का होना जरूरी है, तभी वो हवा में उड़कर जा सकते हैं। फिर अगली बात करें कि जो वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा है, वो लार्ज एंड फेदरी होना चाहिए। बिल्कुल वर्तिकाग्र जो है, तुम जो होता है वो ऐसे फैला हुआ होता है, और फिर जैसे ही पोलन ग्रेन आता है हवा में उड़कर वो उसको चिपका लेता है, वो उसके साथ अटैच कर जाता है। ठीक है, जो नेक्टर फील्ड फ्लावर आर फाउंड, अरे हवा लेकर आ रही है नेक्टर को, वो हवा लेकर आ रही है पोलन को, तो वहाँ पर नेक्टर की क्या जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। जब बी लेकर आती है तो उसको किसकी? नेक्टर की जरूरत होती है, क्योंकि उसको लालच आता है, उसको लालच की वजह से तो लेकर आती है उस फ्लावर के पास में। तो ये किसके लिए जरूरी होता है? ये तो बी के लिए जरूरी होता है, एयर के लिए जरूरी नहीं होता है। अगला जो ऑप्शन है वो है पोलन ग्रेन
पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट। सही है, बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन होने जरूरी है, क्योंकि हवा लेकर आ रही है, तो मान लीजिए हवा जरूरी थोड़ी है कि एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर ही जाए। पता चले कि जो फ्लावर था, दूसरा फ्लावर था, फीमेल फ्लावर था, वो इधर था, लेकिन हवा जो चल रही थी वो इधर की चल रही थी, तो किधर भी जा सकता है। इसीलिए बड़ी संख्या में जो है पोलन ग्रेन जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक उनमें से बहुत कम सक्सेसफुल होते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिविटी वाले पार्ट पर, स्टिग्मा पर जाके वो अटैच हो पाते हैं। तो ये भी सही है, लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, और अपने से इनकरेक्ट ऑप्शन ही पूछ रहा था। ये जो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ये बताना है कि आपको अब तक कितने 10 क्वेश्चन हमने करवाए हैं, 10 क्वेश्चन के अंदर आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, और जो सा क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट हुआ है, गलत हुआ है, तो वो क्यों गलत हुआ है, और वो भी आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट